हेलो दोस्तों, टॉप हीलिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र उपाध्याय। हमने पिछली 2 कक्षाओं में अध्ययन किया था त्रिकोणीय संघर्ष तथा पाल वंश के शासकों का। आगे चलते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में अगला जो राजवंश है वो प्रतिहार राजवंश है। प्रतिहार राजवंश के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने लास्ट क्लास में देखा था पाल वंश के बारे में। देखिए, पाल वंश का ये था कि पाल का मतलब यदि देखा जाए, है ना, पिछली कक्षा में मैंने बताया नहीं था, पाल वंश का मतलब होता है संरक्षक, प्रोटेक्टर। ठीक है, संरक्षक, प्रोटेक्टर। इसी तरीके से प्रतिहार का जो मतलब होता है वो होता है द्वारपाल। द्वारपाल क्यों? इनकी भौगोलिक जो स्थिति थी भारत के नक्शे में, इनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम देखेंगे कि इनको द्वारपाल क्यों कहा जा रहा है। समझते हैं इसको हम कि ये कहां पर स्थित थे। प्रतिहारों के प्राप्त अभिलेख में, है ना, उन्हें श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है कि भाई ये राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे। इनकी और जानकारी कहां से मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय महान राजा, जिसके एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ये बड़ा फेमस अभिलेख है, याद रखिएगा, एहोल अभिलेख, है ना। हर्षवर्धन की जानकारी भी एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश की बारे में जानकारी एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। इनफैक्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी कल्हण की प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका नाम है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी से भी प्राप्त होती है ना। 12वीं सदी का कश्मीर का एक लेखक, जिसने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी, और संस्कृत में इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। संस्कृत में लिखी गई ये पुस्तक है राजतरंगिणी, है ना, जिससे भी इस वंश के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देखा जाए तो इस वंश का जो संस्थापक था, एक ब्राह्मण हरिश्चंद्र नाम का संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, वास्तविक जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, तो 2-3 चीजें प्रतिहार वंशों के बारे में। पहला, प्रतिहार वंश जो थे, है ना, इन्हीं के अभिलेखों में इन्हें क्या कहा जाता है कि भाई जो भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनका वंशज। ठीक है, दूसरा क्या है? पुलकेशिन द्वितीय तथा कल्हण की राजतरंगिणी में इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये द्वारपाल क्यों थे उसको अभी हम देखेंगे। ठीक, हरिश्चंद्र संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोला जाता है नागभट्ट को। संपूर्ण विस्तार उत्तर भारत, गुजरात, मालवा, है ना, यहां पर था। अब ये जो थे द्वारपाल कैसे थे? द्वारपाल ये ऐसे थे, समझिए, ये वाला एरिया, यहां पर आपका शासन की स्थापना है। यहां से होने वाले सभी आक्रमणों से भारत की रक्षा करने वाला राजवंश, तो ये क्या हो गए? द्वारपाल। तो प्रतिहार का मतलब क्या था? द्वारपाल। गुर्जर, पुलकेशिन का जो अभिलेख था एहोल वाला, वहां पर इनको गुर्जर बोला गया, तो इस वजह से ओवरऑल बोल दिया जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, इसके कुछ जो राजा हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज। वत्सराज के बारे में हम देखेंगे कि वत्सराज की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण वत्सराज पाल तथा राष्ट्रकूट राजाओं के साथ संपर्क में आता है और वहां से त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ होता है। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय उस संघर्ष को जारी रखता है। मिहिर भोज एक सबसे महान प्रतापी राजा होगा। उसके बाद हम देखेंगे महेंद्रपाल, उसके बाद हम देखेंगे महीपाल, राज्यपाल तथा यशपाल, और यशपाल के बाद यह वंश समाप्त हो जाएगा और अनेक राजपूत जो वंश रहेंगे उनकी स्थापना यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इनका मैप आप देखिए कि शुरुआत में ये गुजरात तथा राजस्थान के कुछ भागों में था, कालांतर में साम्राज्य विस्तार होता गया क्योंकि साम्राज्यवादी नीतियां यहाँ पर अपनाई गई। ठीक है, गुजरात, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, और फैलता फैलता ये वंश पाल वंश के साथ टकराव में आ जाएगा। इस मैप को हमने 2-3 बार और भी देख चुके हैं। ठीक है, तो पहले नागभट्ट के बारे में देखते हैं कि नागभट्ट भाई गुजरात जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका वास्तविक संस्थापक था। ठीक, नागभट्ट ने क्या किया? सफलतापूर्वक अरब आक्रमणों का सामना किया, है ना, अरब आक्रमण का सामना किया। प्रतिहार, इसी वजह से तो प्रतिहार क्या है? द्वारपाल है भारत के।
अच्छा, द्वारपाल होना बड़ा जरूरी है इंडिया में। इंडिया की लोकेशन यदि आप देखोगे ना तो द्वारपाल होना इंडिया में बड़ा जरूरी है। यदि इंडिया में द्वारपाल नहीं होंगे तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी हमें। ठीक है, कैसे हो जाएगी टेंशन, इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अब इंडिया, आप देखिए यहाँ पर द्वारपाल होना जरूरी क्यों है, आज भी द्वारपाल होना जरूरी है। हालांकि अब द्वारपाल पाकिस्तान बन गया है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान हमारा द्वारपाल बन गया है। हालांकि इसका बहुत बड़ा खामियाजा इंडिया ने भुगता। लेकिन पहले क्या होता था, जितने भी आक्रमण होते थे यहाँ से होते थे, यहाँ पे जो भी राजवंश होते थे उन्होंने उन सभी आक्रमणों को फेस किया। ठीक है, अब यदि ये वाला पार्ट इंडिया में उस समय इंटीग्रेट होता था, जो भी राजवंश यहाँ पर जिसका अधिकार होता था, ठीक है, तो वो आसानी से बाहरी आक्रमणों को रोक सकता था। आप यहाँ पर देखेंगे तो हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस जो हैं, है ना, सुलेमान और किरथार रेंजेस, है ना, सुलेमान एवं किरथार रेंजेस यहाँ पर हैं। और सुलेमान और किरथार के कारण, है ना, यहाँ से कुछ पासेस हैं, बोलन दर्रा, आपने सुना होगा नाम, बोलन के बाद गोमल, ठीक है, बोलन पास, गोमल पास। तो ज्यादातर जो आक्रमणकारी हैं भारत में इन माउंटेन पासेस से इंडिया में इंटर होते हैं। और वो इंडिया में इंटर हुए तो यहाँ पे जो राजवंश होगा, यदि उन्होंने रोक दिया तो ठीक है, नहीं तो वो सीधा सीधा यहाँ पर मैदानों में पहुंच जाएंगे। और यदि वो मैदानों में पहुंच गए तो फिर यहाँ पे युद्ध होगा। इसी वजह से यहाँ पे पानीपत, है ना, पानीपत का युद्ध हुआ, है ना, पानीपत में बहुत सारे युद्ध हुए। कारण क्या, यहाँ से उतरे सीधा मैदानी भाग में आ गए, और मैदानी भाग में फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी अच्छा राजा होगा, जो दूरदर्शिता वाला होगा, जो काबिल होगा, वो इस पार्ट तक, यहाँ तक आ करके, है ना, एक साइंटिफिक फ्रंटियर बनाने की कोशिश करेगा। साइंटिफिक फ्रंटियर मतलब एक सीमा यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश करेगा, ताकि क्या हो कि यहाँ से जो भी आक्रमण हो रहे हो वो यहीं से वापस जो पासेस हैं बस उनको सिक्योर कर लो, है ना। खाइबर पास, बोलन पास, गोमल पास, 3 पासेस हैं जहां से सब आ रहे हैं, तीनों को सिक्योर कर लो, इंडिया में किसी को मत आने दो। यदि ये आ गए तो फिर यहाँ पे मैदानी भागों में लड़ाई होगी। हो सकता है वो लड़ाई आप जीत जाओ, हो सकता है वो लड़ाई वो जीत जाए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। तो गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया कि शुरुआत में इन्होंने अरब आक्रमणों का सामना किया सफलतापूर्वक, अरबों को रोका भारत में घुसने से। ठीक है, तमीम, जुनैद को पराजित किया। ठीक है, इसी वजह से ग्वालियर प्रशस्ति में इनको क्या कहा जाता है, म्लेच्छों। म्लेच्छ है ना, भारत में म्लेच्छ मतलब अरब होता है। ठीक है, तो अरबों का नाशक। ठीक है, शुरुआत में राजधानी कौन से पार्ट में थी, मालवा वाले पार्ट में, अवंती, है ना, अवंती अपना उज्जैन, है ना। तो मध्य प्रदेश के लिए भी यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसे पराजित किया। ठीक है, ध्रुव यहाँ पर पराजित कर देगा। देखते चलते हैं कि आगे आने वाले राजा कैसे कैसे लड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो समझ में आया प्रतिहार किस तरीके से द्वारपाल बने हुए हैं। लेकिन ये द्वारपाल तो बन गए, लेकिन वो जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ ना, उस त्रिकोणीय संघर्ष में द्वारपालों की शक्ति कमजोर हो गई। आगे चल करके द्वारपाल हिंदूशाही वंश बनेगा, है ना, लेकिन वो हिंदूशाही वंश, है ना, इतना अच्छा द्वारपाल बन नहीं पाएगा और वो वहां से लोग अंदर आ जाएंगे। देखते हैं हम उसको, वत्सराज, है ना। अब क्या होता है कि वत्सराज भाई राजा बने, वत्सराज राजा बने, साम्राज्यवादी नीतियां शुरू हुई। ठीक है, साम्राज्यवादी नीतियां शुरू होगी तो क्या होगा, त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। अब त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत, तो त्रिकोणीय में कौन, वापस से पाल वंश के धर्मपाल यहां पर आ जाएंगे और राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, देखो, पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया वत्सराज ने, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया, है ना। तो आप ऐसे चार्ट के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, इस प्रकार से बनाइए। ठीक है, कि धर्मपाल को किसने हराया, वत्सराज ने हराया, और वत्सराज को किसने हराया, तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हराया। तो अंतिम विजय ध्रुव की हुई। ये एक समय की बात है, फिर से युद्ध होगा, फिर से जीतेंगे, क्योंकि लंबा समय है ना वो तो त्रिकोणीय संघर्ष का। ठीक है, वत्सराज फाइनली सम्राट की उपाधि धारण कर लेता है, मतलब
और बड़ा, सम्राट का मतलब इसने जो साम्राज्यवादी नीतियों के तहत जो इसका साम्राज्य विस्तार किया वो काफी बड़ा था। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय पे आते हैं। ठीक है, अब नागभट्ट द्वितीय के समय भी स्थिति वो की वही, साम्राज्यवादी नीतियां होंगी, त्रिकोणीय संघर्ष होगा, त्रिकोणीय संघर्ष होगा तो फिर क्या होगा देखते हैं। धर्मपाल को पुनः पराजित किया, लेकिन अब राष्ट्रकूट शासक गोविंद से पुनः पराजित हो गया। अगेन सेम इक्वेशन बनाई है, कैसे बनेगी। ठीक है, यहां पर धर्मपाल को पराजित किया किसने, नागभट्ट द्वितीय ने, और नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया किसने, गोविंद तृतीय ने। ठीक है, वापस से सेम टू सेम, सिर्फ राजा चेंज हो गए, नहीं तो यहां पर पालों को कौन हरा रहे हैं, पहले गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार को फिर जाकर के राष्ट्रकूट राजा हरा दे रहे हैं। ठीक है, प्रतिहार वंश उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली वंश बन गया। ठीक है, उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत पर लगभग अधिकार हो गया। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, आगे चल करके इसी सोमनाथ के मंदिर पर हमला होगा। हमला कब होगा, महमूद गजनवी आकर के हमला करेगा, मतलब तब तक जो हमारे द्वारपाल थे, कौन, प्रतिहार वंश, वो कमजोर हो जाएंगे, महमूद गजनवी का आक्रमण का सामना करने में भी कैपेबल नहीं होंगे। वो आएगा, आक्रमण करेगा, लूट करके ले जाएगा। ठीक है, रामभद्र नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी बना, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, तो उनके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हमने पालों के समय पे भी पढ़ा था, है ना, वहां पर पहले राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वहां पर इंद्रायुध को बिठाया था अपने संरक्षण में। उस इंद्रायुध को पराजित कर वहां पर चक्रायुध को किसने बैठाया था, धर्मपाल ने। ठीक है, और धर्मपाल के चक्रायुध को पराजित कर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो अभी कन्नौज पर अधिकार फिर से किसका हो गया, यहाँ पर प्रतिहार वंश का। ठीक है, राजधानी इनकी शिफ्ट हुई है, पहले मालवा में थी, अवंती में, अवंती से कहां शिफ्ट हो गई, कन्नौज। ठीक है, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, है ना, ऐसी उपाधियां कौन लेते हैं, जो बहुत सारे सामंतों के स्वामी होते हैं। ठीक है, मैं पहले ही समझा चुका हूं, गंगा नदी में जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानियां हैं। ठीक है,